हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? चलो ठीक है भई, अच्छे रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो देख लें। तो प्राचीन भारत का इतिहास अपन पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये चौथा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी रहे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता कहाँ है, उसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अपन पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन की, उनके सामाजिक जीवन की, उनके आर्थिक जीवन की और व्यापार वाणिज्य की। ये सब तरह की बातें जो है आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत अपन करेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करते हैं बच्चों की। धर्म में ये लोग कितने थे, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, धर्म के अंतर्गत ये क्या क्या कार्य किया करते थे, कौन से देवताओं की पूजा आराधना ये किया करते थे, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में देखो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, बहुदेववादी। सिंधुवासी क्या थे? बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब है कि किसी एक देवता की पूजा ना करके कई देवताओं की पूजा ये किया करते थे। हालांकि कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, किसी भी देवता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य हमें नहीं मिला है जिससे हम पता कर सकें कि कौन कौन से देवताओं को ये पूजते थे। हाँ, कुछ मोहरें मिली है जिनके ऊपर जो है पुरुष और महिला का अंकन है। उन मोहरों के आधार पर हम कह देते हैं कि ये परम पुरुष की पूजा करते थे या परम नारी की पूजा करते थे। लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी देवता का किसी भी मोहर पर, किसी भी चित्र में कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन इतना पता है कि सिंधुवासी जो है वो प्रकृति को पूजा करते थे और प्रकृति के जितने भी प्राकृतिक देवता थे, जैसे जल के देवता हो गए, आपके वायु के देवता हो गए, अग्नि के देवता हो गए, तो इन सब देवताओं को जो है प्राकृतिक जो देवता हैं उन सब देवताओं की पूजा आराधना सिंधुवासी किया करते थे। इस आधार पर विद्वानों ने कह दिया कि जो सिंधुवासी है वो क्या है, बहुदेववादी थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि सिंधु सभ्यता से कोई भी धार्मिक स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, कोई मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर हम कह दें कि किसी मंदिर में जाकर के बैठ करके ये पूजा किया करते थे। तो ऐसा कोई भी धार्मिक स्थल या मंदिर हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। अगली विशेषता की बात करें तो वो है बच्चों की कोई धार्मिक साहित्य भी हमें मिला नहीं है। भाई धार्मिक साहित्य तो होना चाहिए ना, जैसे अपने हैं महाभारत है, रामायण है, इस तरह के धार्मिक साहित्य हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किसी प्रकार का कोई धार्मिक साहित्य हमें मिलता नहीं, लिखित रूप में कहीं भी कोई साहित्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अभी अपन ने बात की कि ये लोग परम पुरुष की पूजा करते थे और नारी की परम नारी के रूप में पूजा करते थे। और ये पूजा क्या थी? लोकप्रिय थी। यानी परम पुरुष और परम नारी की जो पूजा है वो लोकप्रिय थी बहुत ज़्यादा। परम पुरुष की बच्चों बात करें तो परम पुरुष में जो है एक मोहर हमें प्राप्त होती है और उन मोहरों से ही हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग परम पुरुष की पूजा किया करते थे। परम पुरुष का मतलब यहाँ पर भगवान से ही है। पुरुष मतलब सामान्य, है ना? सामान्य रूप से जो लोग हैं वो तो पुरुष हो गए, मानव हो गए। लेकिन जो हमसे ऊपर हैं, तो हमसे ऊपर कौन है? भगवान है। जो मानव नहीं है, महामानव है, वो महान है, अपने कर्मों की वजह से वो महान हो गए हैं और देवता बन गए हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो परम पुरुष का मतलब यही है कि उस समय की तत्कालीन स्थिति, वहाँ के लोग अपने से बढ़ करके किसी को मानते थे, तो उसको उन्होंने परम पुरुष कह दिया। परम नारी भी वही है कि सामान्य ना होकर के किसी महिला को विशिष्ट स्थान दे देना परम नारी है। जैसे वर्तमान में बहुत सी हमारी जो है देवियाँ हैं, करणी माता है, शीतला माता है, दुर्गा माता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये परम नारी का स्वरूप है। सामान्य जनता से, सामान्य नारी से बढ़कर है। कुछ ऐसे कार्य क्रियाकलाप इन्होंने किए हैं, समाज में आकर के जन कल्याण के कार्य किए हैं, तब उन्हें जाकर के वो ओहदा मिला है, वो पद मिला है उन्हें, है ना? देवता ऐसे ही कोई नहीं बनता है। देवता बनने के लिए भी बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। बाबा रामदेव जी, जो कि जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र से संबंधित है, राजस्थान में, उन्होंने भी पर्चे दिए लोगों को। पर्चे यानी 13 पर्चे दिए थे उन्होंने। यानी कि उन्होंने काम किया था, लोगों को ठीक किया था, विकलांगों को ठीक किया था, है ना? गूंगे बहरे कहते हैं कि उनके हाथ रखने से बोलने लग गए थे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की, तब वो देवता बने हैं। तो यहाँ भी इसकी बात हो रही है कि परम पुरुष की मोहर मिली है, कई मोहरें मिली है परम पुरुष की, और उन मोहरों के ऊपर इस पुरुष का अंकन किया गया है और इस पुरुष को जो है सिंधुवासियों ने भगवान शिव से जोड़ दिया है। तो देखिए, पहली मोहर की बात करते हैं अपन। पहली मोहर जो बच्चों प्राप्त हुई है वो परम पुरुष की मोहर है और इस
परम पुरुष की मोहर के अंदर जो है, मैंने आपको सिंधु सभ्यता की जो पहली क्लास हुई थी उसमें एक मोहर के बारे में मैंने मोहर बना के भी आपको बताई थी, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, वहाँ जाकर आपको पहला वीडियो लेक्चर या दूसरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस मोहर के अंदर एक योगासीन व्यक्ति बैठा है, योग की मुद्रा में बैठा है, इस तरह से, इस तरह से देखो, योग की मुद्रा में बच्चों बैठा है, हाथ इस तरह से यहाँ है, ठीक है। और नग्न अवस्था के अंदर है, अवस्था कैसी है, नग्न है, कपड़े नहीं है इसके, सिर पर इस तरह से सींग है और तीन मुख है, त्रिमुख, तीन मुख है इसके, दो तो इधर एक इधर और एक सामने वाला, ठीक है। इस तरह से त्रिमुखी है ये व्यक्ति, नग्न अवस्था में मिला है और इस तरह से योगी की मुद्रा में ये बैठा है, ठीक है बच्चों। और इस मोहर के ऊपर की तरफ मैंने बताया यहाँ पर मछली बनी हुई है और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लिपि अक्षर हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ नीचे दो हिरण हैं, यहाँ पर जो है चार पशु हैं इसके ऊपर बने हुए। तो ये मोहर जो है बच्चों, इस मोहर के अंदर ये जो व्यक्ति है इसको परम पुरुष कह दिया गया और भगवान शिव इसको मान लिया गया है। किसको? इस मोहर में जो व्यक्ति दिख रहा है जिसके सिर पर सींग है। तो ये पहली मोहर हमें प्राप्त हुई है। दूसरी देखिए एक मोहर मिली है जिसमें भगवान शिव जो है वो धनुर्धारी, यानी कि हाथ में धनुष ले रखा है उन्होंने, किरात, किरात कह सकते हो आप, किरात, किरात का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। तो भगवान शिव जो है वो शिकारी के वेश में, किरात के वेश में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हाथ में जो है उन्होंने धनुष ले रखा है इस तरह से, इस तरह से बच्चों धनुष ले रखा है हाथ में, ठीक है। तो धनुर्धारी रूप में इनको दिखाया गया है भगवान शिव को, ये मोहर हमें प्राप्त हुई है। तो इसमें भी ये जो व्यक्ति है इसे भगवान शिव माना गया है, परम पुरुष माना गया है। उसके अलावा तीसरी मोहर जो मिलती है बच्चों, उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो इस तरह से आसन में बैठा है, ठीक है, और इस व्यक्ति के आगे और पीछे दोनों तरफ जो है सांप दर्शाए गए हैं, सांप बैठे हैं, ठीक है। तो भगवान शिव भी सांप रखते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और सामने भी यहाँ पर कुंडली मार करके एक सांप बैठा है, ठीक है। तो ये एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है। तो ये जो व्यक्ति बैठा है इसे भी क्या कह दिया है, भगवान शिव माना गया है। तो भगवान शिव की तीन मोहरें मिली है जिसमें इन्हें परम पुरुष कहा गया है और शिव जी का पहला प्रमाण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली इस मोहर को, ठीक है। अब देखिए परम नारी की बात करते हैं। तो परम नारी की भी बहुत सी मूर्तियां मिली है, नारी मूर्तियां बहुत सारी बच्चों प्राप्त हुई है और मिट्टी से बनी हुई नारी मूर्तियां प्राप्त हुई है खूब सारी। नारी की जो है बच्चों वो प्रकृति की देवी के रूप में पूजा होती थी, ऐसा माना है इतिहासकारों ने कि नारी को प्रकृति की देवी माना गया, उर्वरा देवी माना गया, मातृ देवी माना गया, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक महिला जिसके गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। परम नारी की एक फोटो बनी हुई है, चित्र बना हुआ है और इस चित्र के अंदर इस महिला के गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ इस तरह से दिखाया गया है। तो ये जो चित्र है ना, ये प्रकृति की देवी का प्रतीक है, या इसको आप मातृ देवी भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, सभी मूर्तियां कैसी है, नग्न अवस्था में, चाहे पुरुष की मूर्ति ले लो चाहे महिला की मूर्ति ले लो, सभी मूर्तियां जो है उनके वस्त्र नहीं है मूर्तियों के, हाँ कुछ फूल पत्तियां दिखाई गई है शरीर को ढकने के लिए, लेकिन वस्त्र एक के भी नहीं है, नग्न अवस्था में मिली है सिंधु सभ्यता की सभी मूर्तियां, ठीक है। अब आगे देखिए प्रजनन शक्ति, धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। धार्मिक जीवन में प्रजनन शक्ति का मतलब है बच्चों कि प्रजनन शक्ति के रूप में जो है लिंग की और योनि की पूजा वो लोग करते थे। लिंग की पूजा तो हम अभी भी करते हैं, भगवान शिव की पूजा जब करते हैं मंदिरों के अंदर तो वहाँ पर देखो शिवलिंग बना हुआ होता है ना, हाँ तो वो लिंग की पूजा ही हम कर रहे हैं वर्तमान में। और उस समय भी बहुत सारे पत्थर मिले हैं, इस तरह के लिंग के आकार के पत्थर मिले हैं बड़े बड़े, जिनको विद्वानों ने जो है ऐसा मान लिया कि उस समय लोग लिंग की पूजा किया करते थे। और योनि, योनि का प्रतीक जो है वो छल्लों के रूप में मिला है, बहुत सारे छल्ले मिले हैं इस तरह से, इस तरह छल्ले मिले हैं, अलग अलग आकार के छल्ले मिले हैं। तो इन छल्लों को जो है बच्चों वो योनि से जोड़ दिया गया है और लिंग मिले हैं जो शिवलिंग, उनको लिंग से जोड़ दिया गया है। और ऐसा माना गया कि सिंधुवासी जो है वो प्रजनन अंगों की पूजा किया करते थे, लिंग और योनि की पूजा करते थे। लेकिन एक विद्वान है बच्चों, अर्नेस्ट मैक्के, उत्खनन करता है ना, चन्हू आपको मैंने एक स्थल पढ़ाया था जिसका नाम था R.G. मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार ने जिसकी खोज की थी और अर्नेस्ट मैके ने उसका उत्खनन किया था। कौन सा था बताओ, वो स्थल कौन सा था? हुँ? बताओ, आप कमेंट करके बताओ वो कौन सा स्थल था जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जूम करके टीले को देखना पड़ेगा। जूम किया, जब टीले को देखा, जब हमें टीला दिखाई दिया, कमेंट करके बताना आपकी वो स्थल कौन सा था। तो उस स्थल के जो
बच्चों जो खोजकर्ता थे वो तो थे नानी गोपाल मजूमदार, एन.जी. मजूमदार, और उसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे अर्नेस्ट मैके। बिना रेस्ट किए हुए उत्खनन किया, बताया था ना मैंने ट्रिक आपको। हाँ, तो वो स्थल बताना है आपको, स्थल कौन सा था जिसकी खुदाई अर्नेस्ट मैके ने की थी। ठीक है, तो वही अर्नेस्ट मैके हैं। ये अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि ये जो बहुत से विद्वान कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लिंग और योनि मिली है, एक्चुअल में ये लिंग नहीं है। इस तरह से देखो, कुछ पत्थर मिले हैं बच्चों, इस आकार के मिले हैं, कुछ इस तरह से बड़े मिले हैं, कुछ छोटे मिले हैं। इन सभी को जो है विद्वानों ने क्या कह दिया, लिंग कह दिया, लिंग मान लिया इनको। और बहुत सारे छल्ले मिले हैं, अभी भी मैंने आपको बताया इस तरह से बने हुए, इस तरह से छल्ले मिले हैं बहुत सारे, इनको जो है योनि मान लिया। और विद्वानों ने ऐसा कह दिया कि उस समय में प्रजनन शक्ति की पूजा होती थी और लिंग और योनि की ये लोग सिंधुवासी पूजा करते थे। लेकिन जो अर्नेस्ट मैके हैं, ये भाई साहब इस बात को गलत साबित करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो लिंग के रूप में आप जिसकी पूजा की बात कर रहे हो, एक्चुअल में ये लिंग नहीं है, ये तो कूटने पीसने के कूटने पीसने पीसने के औजार हैं ये लो। अर्नेस्ट मैके कहते हैं, नोट लगा के लिख लेना, अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि आप जिनको लिंग मान रहे हो वो लिंग नहीं है, बल्कि कूटने पीसने के काम में आने वाले कुछ उपकरण हैं, कुछ औजार हैं। दूसरी बात, आप जिनको योनि मान रहे हो, एक्चुअल में ये योनि नहीं है, बल्कि ये तो एक आधार है। किसका? ये तो एक आधार है, इनको तो एक आधार माना गया है। किसका आधार माना गया है? पोल का या स्तंभ का, स्तंभों का आधार माना गया। जैसे ये कोई स्तंभ है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर गोल ये छल्ला लगा दिया बड़ा सारा, तो इसको आधार मान लिया है किसी स्तंभ का। जैसे आपने एक दीपावली पे पटाखा छोड़ा होगा, गंगा जमुना, पहले उसमें से अनार निकलती है और फिर वो छूटता है इस तरह से, पहले अनार निकलती है और फिर जोरदार धमाका होता है ना। तो इस पटाखे, एक बड़ा पटाखा होता है, ये गिर नहीं जाए इसलिए इसके चारों तरफ बच्चों एक रिंग आती है लगी हुई। इसके चारों तरफ क्या लगी आती है? एक रिंग लगी होती है, ताकि पटाखा गिरे नहीं और किसी को नुकसान नहीं हो जाए, सीधा चले ये। तो ये भी तो क्या है, इसका आधार है। उसी तरह से अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि ये जो छल्ले मिले हैं ना बड़े बड़े, ये कोई योनि का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तो किसी स्तंभ का आधार है। ठीक है, ये अर्नेस्ट मैके कहते हैं। चलो भाई ठीक है, ये उनके विचार हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इनको लिंग और योनि ही मानते हैं और कहते हैं कि सिंधुवासी इनकी पूजा किया करते थे। चलिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अधिकांश लिंग और योनियां कहाँ से मिली है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है। पत्थर, चीनी, मिट्टी और सीप के बने हुए छल्ले मिले हैं। ये मैंने बताया आपको, ये छल्ले, ये वाले छल्ले। तो ये जो छल्ले मिले हैं किसके बने हुए हैं? पत्थर के बने हुए हैं, चीनी मिट्टी के बने हुए हैं और सीप के बने हुए हैं। इनको जो है विद्वानों ने क्या मान लिया है? योनि मान लिया। ठीक है, तो ये अपन ने 3 पॉइंट पढ़े हैं धार्मिक जीवन के, परम पुरुष की पूजा, परम नारी की पूजा और प्रजनन शक्ति की पूजा। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों वृक्ष पूजा के बारे में। हाँ बच्चों, वृक्ष पूजा के अंदर अपन बात करें तो अधिकतर जो हमें मुद्राएं मिली है, उन मुद्राओं के ऊपर जो है पीपल का पेड़ या पीपल के पेड़ की जो पत्तियां हैं वो हमें मिलती है। तो ऐसा माना है विद्वानों ने कि जो सैंधववासी है वो पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे। एक मुद्रा मिली है बच्चों, उस मुद्रा के ऊपर 2 पशु दिखाए गए हैं और उनके सिर के ऊपर 9 पीपल की पत्तियां हैं। कितनी? 9 पीपल पत्ती। पशु के सिर के ऊपर कितनी पत्तियां हैं? 9 पीपल की पत्तियां दिखाई गई है। उसके अलावा एक दूसरी मुद्रा मिली है, उस मुद्रा पर एक स्त्री का चित्र है। स्त्री का चित्र है मुद्रा पर, स्त्री का चित्र। जो स्त्री है वो नग्न है। बच्चों ये सबसे बड़ी एक विशेषता है कि सिंधु सभ्यता से जो भी मोहरों पर जो चित्र मिले हैं, उन चित्रों पर पुरुष हो चाहे महिला हो, वो नग्न अवस्था में है। ठीक है, तो एक मुद्रा मिली है स्त्री की, उसके ऊपर स्त्री का चित्र है जो कि नग्न अवस्था के अंदर है, और उसके दोनों तरफ स्त्री का बीच में मान लो ऐसे चित्र बना हुआ है इस तरह से, और इसके दोनों तरफ जो है वो पीपल की टहनी बनी हुई है। पीपल की टहनी, ये मान लीजिए इस तरह से, ऐसे इस तरह से टहनी है, उस टहनी में ऐसे पत्ते दिखाए गए हैं इस तरह से। इस तरह से टहनी टहनी के ऊपर क्या दिखाए गए हैं? पत्ते दिखाए गए। तो इससे भी मालूम चल रहा है कि भाई ये पीपल की पूजा किया करते थे। दूसरा, पत्तियों का ही मुकुट जो है वो पहना हुआ एक अन्य चित्र है। एक दूसरा चित्र है मोर के ऊपर, उसमें पत्तियों से ही एक मुकुट बना हुआ है जो उस महिला ने धारण कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीज़ें मिली है, इनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोग जो है वृक्षों की पूजा किया करते थे। अच्छा, वृक्ष पूजा के बाद में अपन पशु पूजा की बात करते हैं। तो पशु पूजा के अंदर जो कुबड़ वाला बैल है बच्चों, कुबड़ वाला बैल सबसे ज़्यादा जो है मोहरों के ऊपर पाया गया है। जो मुद्राएं मिली है उन पर इस बैल की आकृति का अंकन हमें मिलता है। ठीक है, दूसरा, एक मुद्रा मिलती है, उस मुद्रा के ऊपर एक व्यक्ति है जो नाग की क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, यानी सर्प की पूजा करते हुए दिखाया गया मुद्रा के ऊपर। तो नाग की भी पूजा की जाती थी उस वक्त। उसके अलावा एक नाग दिखाया गया बच्चों जो चबूतरे पर लेटा हुआ है।
चबूतरे पर लेटा हुआ है नाग, ठीक है? इस तरह की भी एक मुद्रा के ऊपर हमें ये चित्र दिखाई देता है। तो ये सब पशु प्रेम को दिखाते हैं। ये सब चीज़ें पशुओं के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा जो अधिकतर जो मोहरें मिली है, उनके ऊपर एक सींग वाला पशु का अंकन किया गया है। इस तरह से बच्चों एक पशु और इसके यहाँ पर एक सींग दिखाया है इस तरह से। तो ये एक सींग वाले पशु का अंकन जो है वो बहुत सी मोहरों के ऊपर मिलता है। तो कुछ विद्वान तो इसको हिरण कह रहे हैं, है ना? कुछ विद्वान इसको जो है बैल कह रहे हैं। तो ये एक सींग वाला पशु है, ये भी बहुत सी मोहरों के ऊपर हमें दिखाई देता है, ठीक है? कुछ जो मोहरें मिली है उनके ऊपर आधा पशु और आधे मानव का चित्र बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई आपने फ़िल्मों में देखा होगा, मूवी में, कि इस तरह से कोई व्यक्ति और ये उसके मान लीजिए यहाँ हाथ है और यहाँ से फिर जो है वो ऐसे करके और ये लो ये सांप बन गया, नीचे से सांप बना हुआ है, ये लो इस तरह से। तो आधा पशु है और आधा क्या है, मनुष्य है। तो इस तरह के भी जो है चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्या है कि आधा भेड़ बना हुआ है, आधा मनुष्य है, या फिर आधा हाथी है, आधा बैल है, या आधा भेड़ है, आधा बकरा है। इस तरह से मिश्रित दो पशुओं को मिला करके भी चित्र बनाए हुए हमें मिले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है पशु पूजा की तरफ इंगित करती है कि सिंधुवासी जो थे वो कई सारे पशुओं की पूजा करते थे और पशु प्रेम में था। अब बच्चों पशु पूजा के बाद अपन बात करते हैं प्रतीक पूजा की। हाँ विद्यार्थियों, प्रतीक पूजा की अपन बात करते हैं। प्रतीक पूजा में सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वास्तिक के चित्र मिले हैं। स्वास्तिक के चित्र बहुत सारे मिलते हैं। स्वास्तिक जो है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक समझ रहे हो आप, जिसको अपन सांख्या बोलते हैं, ये स्वास्तिक है। तो ये जो स्वास्तिक के चिन्ह है या स्वास्तिक के जो चित्र है वो भी हमें कौन देता है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ये प्राप्त हुए हैं। तो प्रतीक पूजा, ये प्रतीक एक तरह का प्रतीक चिन्ह है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम शुभ मानते हैं। तो स्वास्तिक का चित्र जो है वो भी प्रतीक पूजा का प्रतीक है। उसके अलावा बहुत से सींग जो है वो भी एक प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। स्तंभ मिले हैं, स्तंभों की भी प्रतीक के रूप में सिंधुवासी पूजा किया करते थे। धार्मिक प्रथाओं की बात करते हैं कि धार्मिक प्रथाएं कौन कौन सी थी। तो नर्तकी की मूर्ति मिली है बच्चों हमें, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। उसमें एक महिला जो कि डांस कर रही है, तो उस महिला को विद्वानों ने देवदासी माना है। देवदासी क्या होती है? देवदासी एक्चुअल में ऐसी महिलाएं होती है, ऐसी लड़कियां होती है जिनका विवाह नहीं करते और उन्हें मंदिरों के अंदर मंदिर के अंदर रख लिया जाता है और वहाँ पर वो मंदिर में मूर्ति के सामने नृत्य करती है और अपना पूरा जीवन वहीं निकालती है। उसको देवदासी बोलते हैं, यानी देवता की दासी। गांव के ही लोग उन लड़कियों को जो है मंदिर में रखते हैं और वहाँ उन्हें मजबूर करते हैं कि आप मंदिर में रहो, शादी विवाह नहीं करना है, और उसको नाम दे देते हैं देवदासी, कि यहीं रहकर तुम्हें भगवान की सेवा करनी है और भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करना है, नृत्य प्रस्तुत करना है, और बाकी लोग उस नृत्य को देखेंगे, ठीक है? तो ये एक कुप्रथा है देवदासी, जो प्राचीन समय में चलती थी। और ये जो नर्तकी की मूर्ति हमें मिली है, तो विद्वानों ने ऐसा कहा है कि उस समय भी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी, जो ये कुप्रथा देवदासी प्रथा है ये चला करती थी। और ये जो नर्तकी हमें मिली है मूर्ति, ये एक्चुअल में एक क्या थी, देवदासी थी, ठीक है? अच्छा, मूर्तियाँ अधिकतर जो बच्चों मूर्तियाँ मिली है वो योगासन मुद्रा में मिली है। योग की मुद्रा में, मैंने आपको बताया था पीछे कि एक योगी इस तरह से सींग वाले, जिनको हमने शिव माना है, तो वो जो इस तरह से बैठे हैं तो योग की मुद्रा में बैठे हैं, ठीक है ना? तो अधिकतर जो मूर्तियाँ हैं वो कैसी है, योगासन मुद्रा के अंदर है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधुवासी जो है वो योग के बारे में परिचित थे, वो योग करना जानते थे और योग साधना जो है वो खुद किया करते थे। इसीलिए इनकी मोहरों के ऊपर जो है वो योगासन मुद्रा के अंदर ही बैठे हुए दिखाया गया है, ठीक है? अब ये तो था धार्मिक जीवन, इतना अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय में आर्थिक जीवन। आर्थिक, रुपया पैसा, खाना पीना क्या, तो उसको बोलेंगे आर्थिक जीवन। अर्थव्यवस्था कैसे चलाते थे वो लोग, तो देखो कृषि के साक्ष्य हमें मिलते हैं, गेहूँ है, जौ है, गेहूँ जौ के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके अलावा और भी जो फसलें हैं बच्चों वो लिया करते थे, मटर की है, तिल की है, चावल है, ये सब भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधुवासी लगभग जो है वो फसलें लिया करते थे। गेहूँ और जौ के प्रमाण हमें मिले ही हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा से हमें जो अन्नागार मिले हैं वहाँ पर गेहूँ और जौ के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो ये आर्थिक जीवन था, यानी कि ये अनाज जो है ये उगाया करते थे और भोजन में खाया करते थे। मोहनजोदड़ो से बच्चों अपने को एक सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़े के साक्ष्य जो हैं सिंधु सभ्यता में हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और इस कपड़े के आधार पर, क्योंकि सूती कपड़ा किससे बना है, कॉटन से बना है, यानी कि कपास से बना है, तो कौन सी फसल उगानी पड़ेगी आपको, कपास की फसल उगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब सिंधुवासी कपास की फसल उगाते थे और उसी से फिर जो है सूती कपड़े या सूती धागे का निर्माण करते थे और उससे फिर बाद में कपड़ा बनाते थे, ठीक है? तो आर्थिक जीवन कपास के द्वारा भी वो चलाया करता थे। फिर बात करते हैं बच्चों हड़प्पा से जो बहुत सारे पात्र मिले हैं हमें, बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों के ऊपर नारियल बना हुआ है, केला, खजूर, अनार, ये सब आकृतियाँ बनी हुई हैं उनके ऊपर। तो ऐसा माना जाता है कि अपने आर्थिक जीवन को चलाने के लिए वो लोग नारियल, केला, खजूर, ये सब फसलें, ये सब पेड़-पौधे वगैरह भी
उगाया करते थे, उस समय थे ये प्रचलन में, तभी जो है इनके फलों को बेच करके और खा करके वो अपना जीवन चलाया करते थे। उसके अलावा बच्चों मिट्टी के घड़े बड़े-बड़े इस तरह से बड़े-बड़े मिट्टी के घड़े मिले हैं और इन घड़ों को वो क्या काम में लेते थे? अभी तो हम मटकी लेते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन जो लंबे गर्दन वाले जो घड़े हैं, इनके अंदर बच्चों पानी भी इकट्ठा करते थे प्लस अनाज का संग्रहण करते थे। क्या करते थे? अनाज को, धान को जो है इसमें रख करके और सुरक्षित करने के लिए काम में लिया करते थे। तो ये इनका आर्थिक जीवन था, ठीक है? आर्थिक जीवन में अपन ने कृषि की बात कर ली है, अब अपन पशुपालन की बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, पशुपालन के अंतर्गत देखो, सिंधुवासी जो है पशुपालन के अंतर्गत बैल पालते थे, गाय को पालते थे, भैंस है, सूअर है, कुत्ते हैं, ये सब इनका पालन किया करते थे। और पता कैसे चलता है हमें? मुद्राओं से पता चलता है। मुद्राओं के ऊपर जो है इनका अंकन किया गया है और उस अंकन के आधार पे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि ये लोग जो है पशुपालन में इन सब पशुओं को पालते थे। हाथी के चित्र की मुद्रा भी मिली है, इसका मतलब हाथी को भी ये लोग जो है पाला करते थे। घोड़े से परिचित नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा लेना। सिंधुवासी जो है वो घोड़े से परिचित नहीं थे। उसके अलावा बिल्ली है, खरगोश है, हिरण है, मुर्गा है, तोता है, मोर है, उल्लू है, इन सब से परिचित थे। और जानकारी कहाँ से मिलती है? मुद्राओं पर अंकन, मुद्राएं प्राप्त हुई है और मुद्राओं के ऊपर इन सब पशुओं का, पक्षियों का अंकन किया गया है, जिससे हमें पता चला है कि सिंधुवासी जो है इन पशु और पक्षियों को पालते थे और इन सबसे परिचित थे वो। अब बात करते हैं पशुपालन के बाद में उद्योग धंधों की, कि उद्योग धंधे कौन कौन से वो किया करते थे। तो सबसे पहला देखिए चनहुदड़ो, चनहुदड़ो से जो है बच्चों चांदी का घड़ा मिला है। चनहुदड़ो से चांदी का घड़ा मिला है और चांदी के घड़े के ऊपर ही जो है सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, छोटा कॉटन का टुकड़ा, और सूत के धागे मिले हैं। सिंधु की सभ्यता के बहुत से स्थल है जहाँ पर सूती धागे मिले हैं बहुत सारे, और सूती वस्त्र मिला है जो कहाँ मिला है? चनहुदड़ो के चांदी के घड़े घड़े पर मिला है, ठीक है? तो इससे ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग चांदी के घड़ा घड़ा जब मिला है तो इसका मतलब चांदी जो है वो मंगवाया करते थे, चांदी का आयात करते थे और फिर इस तरह की जो चीज़ें, कलात्मक चीज़ें वो बनाया करते थे। सूती वस्त्र और सूती धागे मिले हैं, इसका मतलब ये लोग कपास की खेती करते थे और सूत कात के धागा बनाते थे और फिर उस धागे से वस्त्रों का निर्माण करते थे। उसके अलावा बात करते हैं बच्चों मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, बहुत बड़ी संख्या में मृण मूर्तियाँ सिंधु सभ्यता के स्थलों से हमें मिली है। उसके अलावा मुद्राएँ भी बहुत सारी मिली है, हमने जिक्र किया है मुद्राओं का। खिलौने हमें प्राप्त होते हैं, इसका मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के अंदर क्या थे? सिंधुवासी निपुण थे, क्योंकि सारी चीज़ें मिट्टी की मिल रही है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में, मिट्टी की मुद्राएँ बनाने में, खिलौने बनाने में क्या थे? सिद्धहस्त थे, महारत हासिल थी इनको। अच्छा, चाक का कोई प्रमाण नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। बर्तन जो मिल रहे हैं बच्चों वो बहुत ही सुगठित है, सुडौल है, सुंदर बने हुए हैं। इसका मतलब चाक का तो प्रयोग ये किया करते थे ये लोग, लेकिन चाक का कोई प्रमाण नहीं मिलता है ना? चाक का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इतने सुंदर बर्तन अगर बन रहे हैं, तो ज़रूर ये चाक का प्रयोग तो करते थे। अच्छा, मोहनजोदड़ो से जो है भट्टे मिले हैं, 6 भट्टे, 6 भट्टे मिले हैं एक स्थान से बच्चों। भट्टे का मतलब है जहाँ पर बर्तनों को पकाया जाए। जैसे ईंटें हैं, ईंटों के भट्टे होते हैं ना, वहाँ पे ईंटों को पकाते हैं, उसके बाद में फिर उसकी सप्लाई करते हैं मकान बनाने के लिए भट्टे वाले। तो मोहनजोदड़ो से भी जो है वो 6 भट्टे मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इन भट्टों में ही जो है मोहनजोदड़ो के निवासी जो है वो अपने बर्तनों को या जो चीज़ें बनाते थे उनको पकाया करते थे। उसके अलावा सुईं के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ये लोग कपड़े भी सिलते थे, तो सुईं के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और चनहुदड़ो जो कि एक मॉडर्न सिटी था, एक औद्योगिक नगर था सिंधु सभ्यता का, इस नगर से मनके बनाने के बीड्स बीड्स मनके, इस तरह से ये मनके दोनों तरफ इस तरह से छेद किया हुआ है, बहुत सारे मनके मिला के माला बना सकते थे, है ना? मिट्टी के मनके बनाते थे, मिट्टी के मोती बनाते थे, बीच में छेद करते थे और फिर इनको आग में पका करके और इनके ऊपर रंग कर दिया करते थे, पॉलिश कर दिया करते थे और फिर इनसे आभूषण बनाया करते थे। तो चनहुदड़ो से जो है मनके बनाने का कारखाना मिला है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से मनके प्राप्त हुए हैं। तो ये बच्चों सिंधु सभ्यता के लोगों के क्या थे? उद्योग धंधे थे, इनसे वो लोग जो है अपना व्यापार व्यवसाय जो है किया करते थे। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। व्यापार वाणिज्य की बात कर रहे हैं बच्चों। व्यापार वाणिज्य के अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दूसरे देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे, क्योंकि सभी चीज़ें जो है वो एक जगह उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो बहुत सी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ सकती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आयात करते थे सिंधुवासी, इसमें देखो एक एक करके अपन बात करते हैं। टीन की, सबसे पहले टीन की बात करते हैं। टीन जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से जो है वो टीन मंगवाया करते थे। अफगानिस्तान जो कि उत्तर में पड़ता है भारत के, उत्तर पश्चिम में, और ईरान जो है वो पश्चिम में पड़ता है एशिया महाद्वीप में। तो यहाँ से टीन मंगवाया करते थे, टीन धातु एक। उसके बाद चांदी, चांदी जो है ये भी ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग मंगवाते थे। उसके बाद सोने की अगर बात करें तो सोना जो है वो अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से और दक्षिण भारत में जो है वर्तमान में भी सोने की खान है। कर्नाटक के अंदर है कोलार, कोलार नाम सुना है आपने? कोलार कर्नाटक के अंदर है, जो कि दक्षिण भारत में सोने की खान है। तो प्राचीन काल के अंदर भी सिंधुवासी जो है वो कर्नाटक से, दक्षिण भारत से
बलूचिस्तान से और अफगानिस्तान से सोना मंगवाया करते थे। तांबे की बात करें बच्चों, तो तांबा जो है वो भी बलूचिस्तान से मंगवाते थे। और खेतड़ी, खेतड़ी आपको पता है कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। कौन से ज़िले में है? झुंझुनू ज़िले के अंदर है। झुंझुनू ज़िले का स्थल है खेतड़ी, जहाँ पर तांबे की खान है। तो उस समय देखो, प्राचीन समय में भी जो है खेतड़ी और बलूचिस्तान से जो सिंधुवासी है वो तांबा मंगवाया करते थे। सेलखड़ी की बात करते हैं अपन। सेलखड़ी जो है वो राजस्थान से, गुजरात से और बलूचिस्तान से मंगवाया करते थे। शंख और कोडियों की बात करते हैं बच्चों, तो शंख और कोडी कहाँ मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। और समुद्र कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात का तट समुद्र के लगता है, तो सौराष्ट्र, गुजरात से जो है ये लोग क्या मंगवाते थे? शंख और कोडियाँ मंगवाया करते थे। तो ये इन देशों के साथ में व्यापार वाणिज्य किया करते थे ये लोग। उसके अलावा अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली है हमें, बेलन जैसी, इस तरह की बेलनाकार मोहरें, यहाँ कुछ लिखा हुआ है मोहरों के ऊपर। तो इन मोहरों से हमें मालूम चल रहा है। और इसी तरह की मोहरें जो है वो मेसोपोटामिया से मिली है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से मिली है। और अपने राजस्थान में बात करें तो कालीबंगा से मिली है। तो इसी तरह की मोहरें दोनों जगह मिलने का मतलब है कि हमारे यहाँ से सिंधुवासी जो है कालीबंगा से मेसोपोटामिया में क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसीलिए मेसोपोटामिया की मोहरें जो है वो हमें कालीबंगा से भी मिलती है। तो इस तरह से व्यापार वाणिज्य के बारे में हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन की। सिंधु सभ्यता के बच्चों सामाजिक जीवन की हम बात कर रहे हैं। और सामाजिक जीवन में सबसे पहला अपना बिंदु है समाज का स्वरूप। तो समाज का स्वरूप कैसा था? देखिए, सिंधु समाज का जो स्वरूप है वो एक समान नहीं था। ये तो बात पक्की है, एक समान नहीं था। लिखो, आप लिखना है आपको साथ साथ में। समाज का स्वरूप एक समान क्यों नहीं था? क्योंकि समाज जो है वो दो वर्गों में बंटा हुआ था, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंदर प्रशासनिक वर्ग हो सकता है, अधिकारी वर्ग हो सकता है, या शाही परिवार हो सकता है। और निम्न वर्ग के अंदर प्रजा हो सकती है, आम प्रजा। क्योंकि देखो, जो भी हमने स्थल प्राप्त किए हैं सिंधु सभ्यता के, उन स्थलों में हमें एक स्थल तो मिलता है पश्चिमी और एक मिलता है पूर्वी, जिसको हमने पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला कह दिया था। तो पश्चिमी टीले पर जो, या पश्चिमी क्षेत्र में, किसी भी स्थल के पश्चिमी क्षेत्र में जो हमें प्रशासनिक स्वरूप दिखाई दिया है, उसमें ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। कैसे रहते थे? उच्च वर्ग के लोग। और ये जो इलाका है वो पूर्व वाला, यहाँ पर जो कौन रहते थे? प्रजा रहती थी। प्रजा कह सकते हो, या फिर समाज के नीचे वर्ग के लोग कह सकते हो। तो इस तरह से समाज जो है दो हिस्सों में बंटा हुआ था। इसका मतलब समाज का स्वरूप क्या नहीं था? समान नहीं था। समाज जो है कई वर्गों के अंदर बंटा हुआ था, और ऊंच नीच भी उस समय विद्यमान थी। हालांकि ऊंच नीच के प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इस तरह से एक तरफ दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, एक तरफ सामान्य जनता के निवास के साक्ष्य मिले हैं। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में जो है वो एक रूपता तो नहीं थी। आगे बात करते हैं अपन बच्चों परिवार की। तो परिवार जो है बच्चों, सिंधु सभ्यता का जो परिवार है वो मातृसत्तात्मक परिवार माना गया है, यानी माता की प्रधानता थी। वर्तमान में अपना परिवार पितृसत्तात्मक है। पिताजी जैसा कहते हैं वैसा ही करना पड़ता है, दादाजी जैसा कहते हैं वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन उस समय में जो है उनका समाज जो था वो मातृ प्रधान था। नारी की ज़्यादा समाज में, परिवार में पूछ थी। और नारी जो है, या घर में जो माता है, गृहिणी है, वही जो है उसी का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। तो विद्वानों ने अधिकतर बताया है कि उस समय परिवार जो था वो संयुक्त परिवार थे, इकट्ठे रहा करते थे। कई जगह पर साक्ष्य मिले हैं, एक ही घर में बहुत सारे चूल्हे मिले हैं पास पास में। तो ऐसा माना गया है कि एक ही घर के अंदर कई सारे परिवार जो है वो साथ साथ में रहा करते थे, यानी कि संयुक्त परिवार प्रणाली जो है वो उस समय विद्यमान थी। तो ये था पारिवारिक जीवन सिंधुवासियों का। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नारी का स्थान क्या था। नारी के स्थान की बात करें बच्चों, तो नारी का स्थान आदरपूर्ण था। आदरपूर्ण था। नारी की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी मानी गई सिंधु सभ्यता में, क्योंकि जितनी भी मोहरें मिली है उन मोहरों के ऊपर नारी का अंकन किया गया है, और मातृदेवी और मातृशक्ति के रूप में उनका अंकन किया गया है। उर्वरा देवी के रूप में उनका अंकन किया गया है, शक्ति के रूप में उनका अंकन किया गया है। तो नारी का स्थान जो है वो कैसा था? सर्वोपरि था। पर्दा प्रथा के और इस तरह के कोई प्रचलन थे नहीं। जो मूर्तियाँ मिली उनमें किसी में पर्दा प्रथा नहीं पाई गई है। सारी मूर्तियाँ जो है वो नग्न अवस्था में मिली है। तो नारी का जो है वो सम्मान उच्च था, सर्वोपरि था, और नारी को जो है माता के रूप में उसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं रहन सहन की कि उनका रहन सहन कैसा था। तो रहन सहन में बच्चों कहीं पर भी कोई युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिंधुवासियों के किसी प्रकार के हथियारों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो लोग शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते थे। वो आराम से जीवन बिताने की उनकी कामना थी कि बस इजीली लाइफ को कैसे जिया जाए। ठीक है, तो उनकी जो मुद्राएं मिली है उनके ऊपर बच्चों, जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं के ऊपर भी जो है ऐसे कोई लड़ाई के दृश्य या युद्ध के दृश्य हमें दिखाई नहीं देते हैं। सामान्य जनता के सामान्य जीवन के दृश्य हमें दिखाई देते हैं, पशु पक्षियों के दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है ना? तो ये सब उनका रहन सहन था। वस्त्र जो है, अधिकतर मूर्तियां जो है वो नग्न अवस्था में पाई गई है। तो वस्त्रों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन कम प्रयोग करते थे। इसीलिए मूर्तियां जो है वो कई तो अर्धनग्न है और कई नग्न मूर्तियां हमें मिलती है। ठीक है, तो ये उनका बच्चों रहन सहन था। रहन सहन में और अपन बात करें तो केश विन्यास का भी शौक था उनको। केश विन्यास का मतलब होता है कि बाल बनाना।
तो जो महिला मूर्ति मिली है नारी की, उसमें भी नारी का केश विन्यास किया गया है, बालों को सजाया गया है, पिन लगाई गई है, बालों को बांधा गया है। पुरुष की जो मूर्ति मिली है उसमें दाढ़ी मूछ दिखाई गई है, और दाढ़ी मूछ भी जो है हजामत करके एकदम, जैसे वर्तमान में फैशन में दाढ़ी मूछ किस तरह से नाई सेट करता है एकदम रेजर से, उस तरह से, उसी तरह से जो मूर्ति मिली है उसकी दाढ़ी मूछ जो है वो बिल्कुल एकदम उस तरह से सेट की हुई है, मिली है। तो ऐसा माना गया है कि वो लोग हजामत भी बनवाते थे, और दाढ़ी मूछ, कुछ लोग दाढ़ी मूछ भी रखते थे और कुछ लोग मुड़वा के रखते थे दाढ़ी मूछ, ठीक है ना। तो ये इनका रहन सहन था सिंधु वासियों का। अब अपन खान पान की बात करते हैं बच्चों। खान पान में देखो, बहुत सी जो मुद्राएं हैं, वो जो चित्र हैं, वो बच्चों इनके मांसाहारी होने का संकेत देते हैं। हालांकि ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये लोग गेहूँ जो है, चावल है, तिल है, फल है, सब्जियां हैं, ये सभी खाया करते थे। लेकिन इसके अलावा ये लोग मछली है, गाय है, सुअर है, मुर्गा है, भेड़ है, इनका मांस भी ये लोग खाते थे। और बकरी, गाय, भैंस, इनका दूध भी इस्तेमाल में लेते थे, ठीक है। तो और अगर अपन शराब की बात करें, शराब के पान की, मदपान की बात करें, तो ये भी, इसके भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये लोग नशा या कोई मदपान वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो ये इनका खान पान था, सरल सीधा सिंपल खान पान था इनका। अब बच्चों मनोरंजन की बात करते हैं कि ये लोग मनोरंजन कैसे करते थे। तो मनोरंजन के अंदर इनका प्रिय जो मनोरंजन का साधन था वो शिकार करना था। मछली का शिकार करना है, किसी पशु का शिकार करना है, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। कई मुद्राओं के ऊपर जो है तीर कमान में पुरुष को दिखाया गया है, जो कि किसी हिरण का, बारहसिंगे का शिकार कर रहा है, किसी पशु का शिकार कर रहा है। किसी मुद्राओं के अंदर पुरुष को जो है शेरों के साथ लड़ता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इनके क्या है कि साधन थे मनोरंजन के, कि वो मनोरंजन कैसे करें, मोबाइल तो थे नहीं उस वक्त, तो ये सब करके मनोरंजन करना पड़ता था। उसके अलावा तीतर की, बटेरों की, मुर्गों की लड़ाई है, ये सब चीज़ें भी जो है मनोरंजन के इनके साधन थे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मनोरंजन वाला पार्ट। उसके अलावा नर्तकी की मूर्ति मिली है, उससे मालूम चलता है कि ये लोग नृत्य क्रिया किया करते थे और नृत्य के द्वारा भी जो है अपना मनोरंजन करते थे। अब हम मृतक संस्कार की बात करते हैं। हालांकि मृतक संस्कार की अपन बात कर चुके हैं पूर्व में, जब मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाया था उस समय कब्रिस्तान H और R 37 कब्रिस्तान हमें मिला है, वहाँ मृतक संस्कारों की बात कर चुके हैं कि मृतक संस्कार 3 प्रकार के हुआ करते थे: पूर्ण, आंशिक और दहन। पूर्ण के अंदर तो पूरी तरह से शव को जमीन में दफना देते थे। आंशिक के अंदर पहले उसको खुला छोड़ते थे, पशु पक्षी खा लिया करते थे, फिर हड्डियों को जमीन में दफन करते थे, और दहन के अंतर्गत शव को जला दिया करते थे। तो ये 3 प्रकार के इनके मृतक संस्कार थे। उसके अलावा शव का जो सिर है वो हमेशा बच्चों उत्तर की तरफ रखते थे। जो शव का सिर है वो किस तरफ रखते थे? उत्तर दिशा की तरफ जो है शव का सिर रखते थे, और पैर जो है वो हमेशा दक्षिण की तरफ ये रखा करते थे। ये भी इनके मृतक संस्कारों के अंतर्गत ही आता है। अब अपन शिक्षा की बात करते हैं बच्चों। तो शिक्षा में बात करें तो सिंधुवासी जो है वो लिखना पढ़ना जानते थे। ये अलग बात है कि हम उनके लिखे हुए को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। मैंने आपको लिपि बताई थी, बुश्रो-फेदर लिपि, जो कि हमें सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान H से प्राप्त होती है। उसके अलावा धोलावीरा गुजरात से भी हमें स्कोर बोर्ड मिला है, जहाँ से सिंधु लिपि के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो शिक्षित तो ये लोग थे, पढ़े लिखे तो थे, तभी ये लिख पाते थे। हम उन्हें नहीं पढ़ पाए हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो लिखा है, इसका मतलब लेखन कला का तो उनको ज्ञान था, ठीक है। तो ये सब प्रमाण है, इससे पता चलता है कि सिंधुवासी जो है वो शिक्षित तो थे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं लिपि की। तो लिपि हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, बुस्ट्रोफेदन, भावचित्रात्मक, गोमूत्री लिपि, सर्पिलाकार लिपि, इनकी लिपि को कहा जाता है, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं इस तरह से चलती थी, है ना। ये इनकी लिपि है, इसके बारे में पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। तो ये बच्चों इनका चंदवासियों का जो है सामाजिक जीवन था। तो लगभग चीज़ें हमने पढ़ ली है, और अब हम इस टॉपिक के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं, और वो है कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था और किसकी वजह से हुआ था। तो चलिए सिंधु सभ्यता के विनाश की बात करते हैं। हाँ विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता के विनाश की हम बात कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले अपने जो विद्वान हैं, जिनका नाम है मार्टिन विलर। मार्टिन विलर क्या कहते हैं? मार्टिन विलर कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया। आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे, और इन्होंने जो है सिंधु सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके इनको हरा दिया, और हरा करके जो है यहाँ पर अपना क्षेत्र अधिकार स्थापित कर लिया, और इस तरह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ये कौन कहते हैं? मार्टिन विलर कहते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा सारे, तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। देखो, मार्टीम, टीम, यहाँ पे टीम आ रहा है ना, टीम, तो इसको ऐसे याद रखना आप कि आर्यों ने क्या बनाई, आर्यों ने टीम बनाई, और टीम बना के आए और सिंधु वासियों पर आक्रमण किया और इनको हरा दिया और सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया। ऐसे याद करेंगे आप, याद हो जाएगा। मार्टिन विलर, आर्यों द्वारा आक्रमण करके सिंधु सभ्यता को खत्म किया गया, ये बात कौन कहता है? मार्टिन विलर कहता है। याद कैसे करेंगे? मार्टीम, टीम, यानी कि आर्य जो है वो टीम बना के आए और उन्होंने सिंधु वासियों को पराजित कर दिया, ठीक है। तो आर्यों द्वारा आक्रमण करके और सिंधु सभ्यता को पतन की बात कौन करता है? मार्टिन विलर। दूसरा देखिए, बाढ़ के द्वारा।
बाढ़ के द्वारा कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, बहुत जोरदार बाढ़ आई, सिंधु नदी के अंदर बाढ़ आई, और बाढ़ आने से आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब जलमग्न हो गए, डूब गए, और ये सभ्यता कहते हैं खत्म हो गई। ये बात कौन कहते हैं? एम आर साहनी। एम आर साहनी जो है ये कहते हैं कि बाढ़ के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो याद कैसे रखेंगे? देखो, बाढ़ बाढ़ को क्या करना पड़ेगा भैया? सहन करना पड़ेगा। बाढ़ आएगी तो बाढ़ को सहन करना पड़ेगा, बाढ़ आ गई तो कोई इलाज निकालना पड़ेगा, मकान ऊंचे बनाने पड़ेंगे ताकि मकान को नुकसान नहीं हो। ठीक है, ऐसे दिमाग में ट्रिक बनाओ आप कि बाढ़ को क्या करना पड़ेगा? बाढ़ को तो सहन करना पड़ेगा। एम आर सानी। तो बाढ़ के द्वारा सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, ये बात कौन कहते हैं? एम आर सानी कहते हैं। ठीक है, सही है ट्रिक। आर्यों ने क्या किया? टीम बनाकर आक्रमण किया। तो आर्यों का आक्रमण कौन कहते हैं? मार्टिन व्हीलर कहते हैं। बाढ़ से समाप्त हुई सभ्यता, ये कौन कहते हैं? एम आर सानी। बाढ़ को क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। ट्रिक है ये, लिख लो, याद नहीं होती है तो। अगली देखो, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से कहते हैं कि अचानक से जलवायु में परिवर्तन आ गया, है ना? सर्दी पड़ा करती थी तो अचानक गर्मी पड़ने लगी, या गर्मी पड़ी थी तो सर्दी पड़ने लगी, और जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो गया? सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। ये बात कौन कहते हैं? अमलानंद घोष कहते हैं। अमलानंद घोष कहते हैं कि भैया जलवायु में परिवर्तन हुआ और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो याद कैसे करें? अमलानंद, अमल को खाने से आ गया क्या? आनंद, और अमल खा के आनंद आ गया। जब क्या उड़ गए भैया? होश उड़ गए, और जब होश उड़ते हैं तो क्या आ जाता है? मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है। कैसे याद करें भाई? जब कोई नशा करते हैं तो नशा करने से शरीर में परिवर्तन आता है ना, बदलाव आता है। तो अमल खाने से क्या आया? आनंद आया, और आनंद आया तो क्या हो गए? होश उड़ गए। होश यानी होश, होश उड़ गए, और क्या आ गया? जीवन में परिवर्तन आ गया। तो जलवायु परिवर्तन से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। ये बात कौन करते हैं? आपके अमलानंद घोष करते हैं। आगे देखिए, प्रशासनिक स्थिरता। प्रशासनिक स्थिरता से कहते हैं कि प्रशासन के अंदर स्थिरता आ गई, यानी कि जो प्रशासनिक तंत्र था, जो प्रशासन को चलाने वाले अधिकारी लोग थे, शाही परिवार के लोग थे, बड़े लोग थे, राजा महाराजा के खानदान के लोग थे, वो लोग ढीले पड़ गए। उन लोगों की शक्ति जो है वो समाप्त हो गई। तो वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो है पूरे सिंधु घाटी क्षेत्र के अंदर अराजकता फैल गई, दंगे फसाद हुए, और लोग आपस में लड़ मर के खत्म हो गए। ये बात कौन कहते हैं? जॉन मार्शल कहते हैं। याद कैसे करेंगे? प्रशासनिक स्थिरता की बात कौन करता है? जॉन मार्शल करता है। याद कैसे करेंगे? मार्शल एक एक लॉ होता है बच्चों, एक कानून होता है जिसको बोलते हैं मार्शल लॉ। नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना है तो लो बता देता हूँ। एक कानून होता है जिसको मार्शल लॉ बोलते हैं। इस कानून के तहत क्या होता है कि अगर शहर के अंदर कहीं पर दंगा फैल गया, क्षेत्र के अंदर या देश के अंदर दंगा फैल गया, बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक रूप से किसी भी तरह से दंगा फैल गया है, तो उस दंगे को बंद करने के लिए क्या करती है सरकार? मार्शल लॉ लागू करती है। और मार्शल लॉ के अंतर्गत जो लोगों के अधिकार है वो सारे छीन लिए जाते हैं। यानी हमारे जो मूल अधिकार है ना, हमें मिले हुए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है शून्य हो जाते हैं हमारे। ये सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। क्यों छीन लिए जाते हैं? क्योंकि शहर के अंदर या देश के अंदर दंगा फैल गया है। तो दंगे को कंट्रोल करने के लिए मनुष्य के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो मनुष्य या तो घर में रहो, अपने अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर निकलना नहीं है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं मार्शल लॉ। यानी कि जब शासन की व्यवस्था सेना के हाथों में आ जाती है, सेना कंट्रोल कर लेती है पूरे शासन को, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। सेना जैसा कहेगी वैसा ही करना पड़ेगा। तो प्रशासनिक स्थिरता यानी प्रशासन में स्थिरता आ गई, प्रशासनिक नियंत्रण खत्म हो गया, राजा महाराजा खत्म हो गए या वो कमजोर पड़ गए, तो लोगों को वो अपने अनुसार काम करवा नहीं पाए, प्रजा को अपने अनुसार ढाल नहीं पाए। तो वहां पर क्या कर दिया? जॉन ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ऐसे याद रखना। प्रशासन में स्थिरता आ गई, प्रशासन गड़बड़ हो गया, तो जॉन ने क्या लागू कर दिया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो प्रशासनिक स्थिरता की बात कौन करते हैं? जॉन मार्शल करते हैं। ठीक है, फिर है प्राकृतिक आपदा। प्रकृति में कोई आपदा आ गई, जैसे जैसे अभी पीछे कोरोना रोग आया था, तो अब तो चलो अपने इतनी दवाइयां हैं, इलाज है, जब भी बच गए अपन, नहीं तो कोरोना के कारण तो खत्म हो जाते सारे के सारे, मर जाते लोग। तो कहते हैं, ये KUR कैनेडी है बच्चों, ये कहते हैं कि उस समय मलेरिया रोग फैला था। कौन सा रोग? ये कहते हैं मलेरिया रोग फैला था, और मलेरिया रोग फैलने के कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो खत्म हो गई। अब इनको क्या पता मलेरिया रोग फैला था? तो ये जो KUR कैनेडी है बच्चों, इन्होंने मोहनजोदड़ो से जो शव निकले, मोहनजोदड़ो से जो कंकाल निकले थे, उन कंकालों की हड्डियों में मलेरिया के कीटाणु पाए गए। तो उसके आधार पर इन्होंने जो है अपनी खोज की और कहा कि भाई इन कंकालों से मलेरिया के कीटाणु मिल रहे हैं, इसका मतलब उस समय मलेरिया रोग फैला, और इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े एरिया में फैला कि सभी की पूरी सभ्यता ही जो है वो खत्म होगी, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये 5 विनाश के कारण हैं, और मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको ये सारे बताए हैं। आई होप कि आपको याद हो गए होंगे, अच्छे से याद हो गए होंगे। अच्छा चैप्टर है बच्चों, पढ़ लेना, तैयारी कर लेना, इसमें से कई क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये अपना सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम था वो पूरा अपन ने पढ़ लिया है। 4 वीडियो लेक्चर अपलोड हुए हैं, चारों देख लेना, एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी। किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप BA के विद्यार्थी हैं तो आपको बेनिफिट मिलना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आगे हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, और दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ औरों को भी जो है इन चीज़ों का, इस ज्ञान का, इस नॉलेज का लाभ मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।